आज अभी अभी रोजा इफ्तार का कार्यक्रम हुआ और नमाज भी हमने देखी, क्योंकि मेरी तरह से आप में से बहुत से ऐसे भाई होंगे जो अपने मुल्क में रहने वाले और दुनिया के मुल्कों में रहने वाले मुसलमानों से प्यार तो करते हैं, लेकिन उनके रीति रिवाज, उनकी जो पूजा पाठ की पद्धतियों के बारे में कम ज्ञान होगा। हमारे मुसलमान भाइयों को भी हिंदुओं के बारे में बहुत कम ज्ञान होता है। मैंने ज़िंदगी भर में एक दो नहीं हजारों मुसलमान भाई बहनों से मुलाकात की है, लेकिन यहाँ रामलीला मैदान में पहली बार ये इफ्तार के बारे में जो कुछ 2 दिन में हो उसको अनुभव किया। और आज मैंने पहली बार अपनी आंखों से सामने नमाज भी देखी है। हमारे उन सब मुसलमान भाइयों को भी जो आजकल पवित्र अनुष्ठान में लगे हुए हैं, उनको हमारी शुभकामनाएं। और आप सबको जो यहाँ पर रामलीला मैदान में हैं उनको, और हमारे मीडिया के भाइयों के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में जो भाई बहन हैं उनको कृष्ण जन्माष्टमी की एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोले कृष्ण भगवान श्री कृष्ण चंद्र की, कृष्ण कन्हैया लाल की। जरा हाथ उठा करके भारत माता की वंदे इंकलाब हिंदुस्तान। हमारे मुस्लिम भाई भी जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दे रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। रोजा, जन्माष्टमी सब पवित्र दिन एक साथ चल रहे हैं। आंदोलन के बारे में बहुत से प्रश्न उठाए गए हैं, मैं उनका जवाब कुछ का देना चाहूंगा और कुछ गैर जरूरी प्रश्न हैं उनका मैं जवाब भी नहीं दूंगा, क्योंकि जो गैर जिम्मेदार सवाल होते हैं उनका जवाब देना और उसमें वक्त खराब करना, यह भी एक तरह से समय की बर्बादी होगी। इसलिए पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि इस रामलीला मैदान में कोई एक जिले के, किसी गांव के, किसी एक प्रांत के, किसी एक वर्ग, जाति, मजहब विशेष के लोग नहीं, आज यहां इस समय ही जो उपस्थित हैं, और ये उपस्थित ही नहीं रहते हैं, ये 24 घंटा सर्दी गर्मी किसी भी तरह के कष्ट की परवाह किए बिना यहां जो तप कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान के करीब 650 जिले, 5000 से ज्यादा तहसीलों और हजारों गांव से आए हुए देशभक्त वो भाई बहन हैं जो पूरी प्रामाणिकता के साथ इस आंदोलन में डटे हुए हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि संविधान ने एक एक नागरिक को वही सम्मान दिया है, उसको वही मौलिक अधिकार दिया है जो एक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को दिया है। उसका वही सम्मान है, उसको अधिकार अतिरिक्त दिए हुए हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को। इसलिए ये पूरे हिंदुस्तान के कोई ऐसा प्रांत नहीं है, अंडमान निकोबार से लेकर के और इधर नॉर्थ ईस्ट से लेकर के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरा हिंदुस्तान यह रामलीला मैदान में है। और जब तक कोई बड़ा निर्णय नहीं हो जाएगा, एक बड़े फैसले के बाद ही यहां से प्रस्थान करेंगे। हमने अपना एजेंडा और अपना फैसला बता दिया है। सरकार की ओर से पहले कुछ बातें आई कि बाबा जी अपना एजेंडा साफ करें, जिसके ऊपर सरकार कुछ गंभीरता से विचार करे। काले धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन का मुख्य एजेंडा पूरे देश के सामने हो। उसके मुख्य 8 बिंदु मैं आपके सामने एक बार पुनः रखना चाहूंगा।
आज जैसा कि मीडिया के माध्यम से पता लगा है, उसकी हकीकत, उसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हुआ इस बात को इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि मैं सरकार के किसी भी व्यक्ति से, किसी भी प्रतिनिधि से या मंत्री से बात नहीं कर रहा हूं। जो बातें मीडिया के माध्यम से हो रही हैं, यदि किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा तो आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति, उनके भी दरवाजे खुले नहीं हैं। यदि वो प्रामाणिकता के साथ देश को न्याय दिलाने के लिए बात करेंगे तो हम यहां पर पहले ही मैं कह चुका हूं, किसी को गिराने, किसी को बैठाने, किसी को अपमानित करने, किसी को लज्जित करने, किसी का विरोध करने, किसी बगावत या विद्रोह के लिए नहीं, अब इस देश के 121 करोड़ लोगों को न्याय दिलाने के लिए यहां पर आए हुए हैं। आंदोलन में जहां आक्रोश होना चाहिए, जोश होना चाहिए, वही आंदोलन में गंभीरता भी होनी चाहिए। यहां जोश में, जुनून में, आक्रोश में जनता के अंदर जो काले धन, भ्रष्टाचार और इस अन्याय लूट के खिलाफ जो गुस्सा है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन गुस्सा हिंसा और अराजकता में तब्दील नहीं होना चाहिए। ये मैंने पहले से कहा था। सरकार की ओर से कहा गया कि हमने काले धन पर एक कमेटी बनाई है और उसके ऊपर हम गंभीरता से प्रयास करना चाहते हैं और काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने के बारे में भी वो प्रामाणिकता से विचार करना चाहते हैं। यदि वो ऐसा करते हैं तो इसके ऊपर जो एक दूसरे मंत्री का बयान आया कि हम काले धन के मसलों को लेकर के गंभीर हैं और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए भी कुछ प्रामाणिक रूप से काम करने के लिए तैयार हैं, ये बातें मीडिया के माध्यम से हमको मिल रही हैं। मैं दो तीन बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जब आंदोलन की बात होती है और आंदोलन से जुड़े हुए मुद्दों के एजेंडे की बात होती है, तब हमने हमेशा पूरी प्रामाणिकता के साथ और पारदर्शिता के साथ अपनी बात रखी है। आज मैं उसको दोबारा से दोहराना चाहता हूं और एक बार फिर से कहना चाहता हूं, हम अपना पूरा एजेंडा देश के सामने पहले भी रख चुके हैं, आज दोबारा से दोहरा रहा हूं। अब तो एजेंडा पहले यूपीए का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस पार्टी और उस यूपीए में सम्मिलित राजनीतिक दलों को अब अपना एजेंडा क्लियर करना होगा। और वो यदि अपना एजेंडा साफ करते हैं, काले धन और भ्रष्टाचार के बारे में उनकी क्या नीतियां हैं, वो यदि साफ करते हैं और देश को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, तो हम भी उनका स्वागत करते हैं। बात भ्रष्टाचार को मिटाने की मैंने पहले ही कहा, काला धन को लाने की, या देश को बचाने की और लोकतंत्र को बचाने की है। यूं तो ये मुद्दा बहुत बड़ा है। काले धन के ऊपर हमने तीन बातें मुख्य रूप से रखी, उसके साथ में जुड़े हुए 6-7 और भी बिंदु हैं जिन पर गंभीरता से विचार होना चाहिए, जिनका मैं कई बार पूर्व में भी संकेत कर चुका हूं और प्रधानमंत्री को पत्र के माध्यम से भी उन बातों को हम बता चुके हैं। विदेशों में जो काला धन जमा है, देश के साथ धोखा करके, देश के साथ विश्वासघात करके, जो देश का धन लूट करके, चाहे वो टैक्स का मनी है, चाहे वो विकास योजनाओं का धन है, अथवा भू संपदा और प्राकृतिक साधनों को लूट करके किया गया, लूट करके जमा किया गया विदेशों में धन, इस संपूर्ण काले धन को सरकार पहले राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करे और उसके बाद में उसको लाने का प्रामाणिक रूप से प्रयास करे। प्रामाणिक रूप से उसको वापस लाने के लिए जो प्रयास करने हैं, उसमें एक प्रयास है, जो काला धन है, इसका वास्तविक मालिक कौन है,
हु इज द अल्टीमेट ओनर ऑफ दिस ब्लैक मनी। अब इसका जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स बने हैं और पूरे वर्ल्ड के अंदर जो कानूनी प्रक्रियाएं बनी हैं, उसको करने में वक्त लग सकता है, मैं मानता हूं। लेकिन जो पहले संधियां की गई हैं उनमें संशोधन करना पड़ेगा। अप्रैल 2012 से पहले जो काला धन जमा हो चुका है उसके बारे में भी जानकारी लेने के लिए सरकार को नए सिरे से संधियों के ऊपर सोचना होगा और उसको अंजाम तक पहुंचाना होगा। काले धन के ऊपर मैंने देश और दुनिया के बड़े अर्थशास्त्रियों से घंटों घंटों बात की है और इस निष्कर्ष पर मैं पहुंचा हूं, एक इसका बहुत बड़ा माध्यम है एफडीआई। ये काले धन की चाबी है जो देश के बाहर जमा है धन और देश के भीतर जमा है। जो काला धन आ चुका है, तो ये जो काला धन लेकर के आए हैं ना, उसमें जो उसके वास्तविक मालिक है उनका पता लग जाए तो इन्हीं लोगों के ऊपर फिर कठोर कार्रवाई की जाए। इसके लिए प्रावधान किए जा सकते हैं। इन्हीं लोगों का जिनका पता लग जाए कि एफडीआई के वास्तविक मालिक कौन है, जिसमें 60 से 80% काला धन आया है, इन्हीं लोगों का देश के बाहर और इन्हीं लोगों का देश के अंदर इलीगल मनी, इलीगल असेट से, वो लैंड के रूप में है, चाहे गोल्ड के रूप में, चाहे शेयर के रूप में है, या और तमाम दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के रूप में है। ब्लैक मनी के कई शेप हैं, उसके डिफरेंट सेक्टर्स हैं। मैं पहले भी उसके बारे में बात कर चुका हूं। पॉलिटिक्स से लेकर के, ड्रग्स से लेकर के, नक्सलवाद, आतंकवाद से लेकर के, लैंड गोल्ड से लेकर के इलीगल माइनिंग, सब जगह काला धन लगा हुआ है। लेकिन एफडीआई में जिन लोगों का पैसा आया है उसके वास्तविक मालिकों का पता लग जाए एफडीआई वालों का, तो उन्हीं लोगों के ऊपर जांच करके जो विदेशों में इलीगल मनी, इलीगल एसेट्स हैं और जो देश में इलीगल मनी और इलीगल एसेट्स हैं, जो मैंने कहा है, इसे देश की अर्थव्यवस्था 500 से 1000 लाख करोड़ रुपए की है। लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के गोल्ड और स्टॉक डेरिवेटिव मार्केट और कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट से लेकर के रिटेल मार्केट से लेकर के होलसेल तक डिफरेंट सेक्टर्स हैं इसके, अलग अलग जगह, उन सब का पता लगाने में आसानी हो जाएगी। इसलिए एफडीआई ये काले धन की चाबी है और जैसे ही चाबी लगेगी तो काले धन का जो खजाना है वो बहुत हद तक खुलने में मदद मिलेगी। ये दूसरी मांग काले धन के बारे में। अभी तक सरकार के पास में 36,000 से ज्यादा सूचनाएं, 9,000 से ज्यादा विदेशी ट्रांजैक्शन और सैकड़ों व्यक्तियों के नाम या हजारों व्यक्तियों के नाम सरकार के पास में हैं। सरकार जिन लोगों का भी विदेशों में काला धन जमा है, जिन्होंने जो है इलीगल ट्रांजैक्शंस किए हैं, उन सब का नाम बताए और जो वो धन काला है उसको तुरंत देश को दिलवाए। राष्ट्रीय संपत्ति घोषित होने से अपने आप ही मिल जाएगा। भ्रष्टाचार के बारे में 3 प्रमुख मांगों को मैंने प्रथम दिन भी रखा था, आज दूसरे दिन की सांझ को फिर से रख रहा हूं। और भी बहुत से छोटे छोटे मुद्दे हैं, उनको मैं कह चुका हूं, दोबारा नहीं दोहरा रहा। मजबूत लोकपाल, सरकारी लोकपाल नहीं, मजबूत लोकपाल जिसमें मैंने कहा 100% ना भी बन पाए सहमति तो 99% तो बनाओ भाई। मजबूत लोकपाल जिसमें 99% कम से कम सहमति बन जाए, उसको सरकार तुरंत पास करवाए। और लोकपाल से लेकर के फिर जो 4 बड़ी संस्थाएं, सीबीआई, सीवीसी, कैग और चुनाव आयोग, इसमें सीबीआई को स्वायत्त बनाने से लेकर के इन 5 संस्थाओं के प्रमुखों की नियुक्ति 2 सत्ता पक्ष, 2 विपक्ष के व्यक्ति और 1 मुख्य न्यायाधीश, ये 5 मिलकर के यदि इन 5 संस्थाओं के प्रमुखों की नियुक्ति करेंगे तो 90 से 99% भ्रष्टाचार पर अंकुश लग जाएगा।
जितने भी भ्रष्टाचार के बड़े मामले हैं, सीबीआई निष्पक्षता और प्रामाणिकता के साथ उनकी जांच कर पाएगी और अपराधियों को सलाखों के पीछे ले जा पाएगी और जो जिन्होंने देश को लूटा उनसे वसूली भी कर पाएगी। कैग पूरे देश की संपत्ति के बारे में, पूरे देश के आर्थिक प्रबंधन के बारे में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया निष्पक्ष होने से पूरे देश का आर्थिक प्रबंधन बहुत प्रामाणिक तरीके से सरकार चला पाई। गवर्नमेंटों के आंतरिक विभागों में जो भ्रष्टाचार है उसके लिए सीवीसी की बड़ी भूमिका है। और चुनाव आयोग यदि निष्पक्ष तरीके से काम करेगा तो राजनीतिक भ्रष्टाचार, राजनीतिक गुंडागर्दी, राजनीति के अपराधीकरण के ऊपर भी बहुत हद तक अंकुश लग पाएगा। यदि ये पांचों संस्थाओं के प्रमुखों की नियुक्ति, एक संस्था बनानी अभी बाकी है, एक संस्था बनाना, सीबीआई को स्वायत्त कराना और फिर इन पांचों संस्थाओं के प्रमुखों की नियुक्ति की प्रक्रिया निष्पक्ष हो जाती है तो हिंदुस्तान में एक नया इतिहास बन सकता है और लोगों को आर्थिक न्याय मिलने की दिशा में एक बहुत बड़ी भूमिका सरकार के सामने है निभाने के लिए तैयार। पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट यदि केंद्र सरकार लागू करती है और उसके लिए राज्यों के लिए उसका प्रारूप तैयार करती है तो इससे जो रोजमर्रा का भ्रष्टाचार है उससे देशवासियों को छुट्टी मिल जाएगी। हमारे मीडिया के भाइयों ने भी बार बार सवाल उठाए, बाबा का एजेंडा, बाबा की मांगे इतनी उलझ पुलझ हैं, समझ में ही नहीं आता। अब इतना सरल तरीके से मैंने बता दिया है। भ्रष्टाचार के मामले बारे में 2 मांगे मैंने बताई, अभी तीसरी बात बताता हूं। काले धन के बारे में मैंने 3 बात बताई है, भ्रष्टाचार के बारे में भी 3 जो मुख्य मांगे और मुद्दे हैं उनको रख रहा हूं। देश में करीब 20,000 लाख करोड़ रुपए की जो भू संपदाएं हैं उनका प्रबंधन, उनका खनन, उनको नीलामी की जो उनकी प्रक्रिया और इसमें रॉयल्टी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट से लेकर के सेंटर तक ये इतनी प्रामाणिक पारदर्शी होनी चाहिए। हमारी मांग में पुनः दोहरा देता हूं, गवर्नमेंट तो अभी तक 0.5 से लेकर के 14% तक अधिकतम कोयले में देती है। एक गवर्नमेंट ने जो समिति बनाई उसने 26% की सिफारिश की है। जिस दिन 50% रॉयल्टी जिन राज्यों से खनन होता है उनको मिलने लग जाएगी और अवैध खनन बंद हो जाएगा, हिंदुस्तान मालो माल हो जाएगा, दोबारा से सोने की चिड़िया बन जाएगा। ये कोई सपना नहीं दिखा रहा हूं आपको, हकीकत बता रहा हूं। तो ये लूट बंद होनी चाहिए, भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए। प्राकृतिक संपदाओं की लूट, जल जंगल जमीन भू संपदाओं के बारे में जिसके लिए मैंने प्रश्न उठाए। राजनीतिक आजादी तो हमको मिली, आर्थिक आजादी नहीं मिली। भ्रष्टाचार और काला धन की भेंट चढ़ गई आर्थिक आजादी। शहीदों की शहादत की बदौलत मिली आजादी, काले धन, भ्रष्टाचार और अन्याय की शोषण की भेंट चढ़ गई। भाई बहनों, इसी तरह से राजनीतिक आजादी के साथ साथ हमको भाषा की भी आजादी चाहिए। जब जापान में अपने देश में वहां के नागरिकों को जापानीज में पढ़ने का अधिकार है, वहां का डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट सब जापानीज में पढ़ करके डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट बनते हैं, ऐसे ही जर्मनी के लोगों को जर्मन में, फ्रांस के लोगों को फ्रेंच में, इटली के लोगों को इटालियन में और चीन के लोगों को चाइनीज में पढ़ने का अधिकार है। तो भारत के लोगों को उच्च और तकनीकी शिक्षा भारतीय भाषाओं में मिलने का अधिकार मिलना चाहिए। इससे जो गांव का बेटा है, किसान का बेटा है, गरीब का बेटा है, रिक्शा रेड़ा चलाने वाले का बेटा है, वो भी डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बन पाएगा। उसको भी शिक्षा के नाम पर न्याय मिल पाएगा। अंग्रेज चले गए 65 साल पहले, ये अंग्रेजी अब तक यहां क्या कर रही है? हम अंग्रेजी का तिरस्कार नहीं करते, लेकिन अरे तुम वैसे तो मातृभाषा को, अपनी भारतीय स्वभाषाओं को अंग्रेजी से ऊपर रखना चाहिए। तुम ऊपर नहीं रख सकते, कम से कम शिक्षा में बराबरी के स्थान पर तो रखो। अपनी स्वभाषा को विदेशी भाषा के नीचे मत रखो। ये इतना बड़ा मुद्दा है, इतना बड़ा मसला है, इसके ऊपर बहुत गंभीरता और प्रामाणिकता के साथ सरकार को काम करना ही पड़ेगा, तो ही इस देश के
आम जो बच्चे हैं उनके साथ हम न्याय कर पाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं यदि अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे तो साइंस और टेक्नोलॉजी कैसे आएगी? साइंस और टेक्नोलॉजी भाषा से नहीं ब्रेन से आती है, और भारत के बच्चों का अधिकांश दिमाग का उपयोग तो खाली भाषा को सीखने में लग जाता है। विज्ञान और तकनीकी से अधिकांश बच्चे दूर ही रह जाते हैं। यदि हिंदुस्तान में किसान आय आयोग बनकर बनाया जाए, और आज जो किसान सम्मेलन हुआ यहां और किसानों के मुद्दे यहां से उठे, चाहे लैंड एक्विजिशन एक्ट खत्म करने की बात हो, फार्मर्स इनकम कमीशन बनाने की बात हो, उनके फसल के बीमे की बात हो, राष्ट्रीय जल प्रबंधन की नीति की बात हो, विश्व मुक्त खेती कृषि की बात हो, इन सभी मुद्दों को लेकर के एक किसान आयोग बनाने की जरूरत है। वेतन आयोग यहां बहुत बने, और अल्पसंख्यक आयोग है, यहां बहुत तरह के आयोग अलग अलग जाति वर्ग समूह के लोगों को न्याय दिलाने के लिए बनाए गए। तो किसानों को न्याय दिलाने के लिए किसान आयोग क्यों नहीं गठित होना चाहिए इस हिंदुस्तान के अंदर? ये कुछ मुद्दे थे जिनको मुझे रखना था। अब मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, ये हिंदुस्तान मात्र उद्योगपतियों का नहीं है, ये कुछ नेताओं का नहीं है। ये हिंदुस्तान 70 से 80% वो किसान जो देश के अन्नदाता हैं, भूमि पुत्र हैं, उनका भी है। उनको आज तक आर्थिक न्याय नहीं मिल पाया है, सामाजिक न्याय नहीं मिल पाया है। कभी भी उनको भूमि से उनको खदेड़ दिया जाता है, चाहे वनवासी आदिवासी हो, जहां पर भी खनिज संपदाएं मिलती हैं वहीं से उनको भी दखल कर दिया जाता है। दवाइयां जो सस्ती उपलब्ध होती हैं सभी को, ये मैंने आपको लिस्ट बताई थी, ये हमारी वेबसाइट के ऊपर www.bharat-swabhiman-trust.org के ऊपर कोई भी देख सकता है। हमारा मकसद यदि व्यापार करना होता तो आज तक जो हमने लोगों को दवाइयां उपलब्ध कराई हैं, इससे न जाने कितने सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ रुपए हम कमा सकते थे। हमने मोती पिष्टी जो बाजार में 300 रुपए की मिलती है, उसको हमने 30 रुपए की उपलब्ध करवाया है। जो बाजार में हीरे की भस्म 20,000 रुपए की मिलती थी, उसको 2,000 रुपए की उपलब्ध कराया है। और गरीब लोगों के लिए पतंजलि योगपीठ में रहने की और औषधि की फ्री व्यवस्था की है। किसी संस्था ने किया हो तो बताओ। और हमारे जितने भी ये चिकित्सा की व्यवस्था में लगा जो पूरा अभियान है, ये तो जीवन दान का काम है। योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, स्वदेशी का काम ऋषि कर्म है। महात्मा गांधी जी ने स्वदेशी का काम आगे बढ़ाया और स्वदेशी को आधार बनाकर के इस देश को आजादी दिलाने के लिए खुद चरखा चलाया। और खाली महात्मा गांधी नहीं, भगत सिंह जी से लेकर के पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से लेकर के शहीद आजम भगत सिंह से लेकर के पंडित राम प्रसाद बिस्मिल तक, जो हम एक गीत यहां से गुनगुनाते हैं, मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन विदेशी कंपनियां। हमारे मौलाना साहब भी बोल रहे थे, जहांगीर के यहां से जाकर के ईस्ट इंडिया कंपनी ने नमक मिर्च बेचने का एक लाइसेंस लिया था। आज 5,000 से ज्यादा विदेशी कंपनी हिंदुस्तान को लूटती हैं। तो दिल में एक वेदना होती है। और एक दो नहीं, हमने देश के करोड़ों लोगों से स्वदेशी के उपयोग करने का संकल्प दिलाया। और यही एक रास्ता होगा इस देश को आर्थिक समृद्धि का कि हम स्वदेशी का व्रत लें। क्यों नहीं चले हम स्वदेशी के रास्ते पर? कहते हैं यहां पर जो आंदोलन में आए हुए हैं उसमें योग आयुर्वेद से जुड़े हुए भी लोग आए हुए हैं। क्या योग और आयुर्वेद से जुड़ना क्या गुनाह है, कोई पाप है? यहीं इस आंदोलन में और पूरे देश भर के मेरे कार्यक्रमों में करीब 11 करोड़ लोग आए हैं। और मैं तो कहता हूं, मैंने यदि उनको देश से जोड़ने के साथ साथ योग आयुर्वेद और स्वदेशी से भी जोड़ा है, तो इसमें कौन सी आपत्ति हो गई भाई? तो मैं इस विषय में बस इतना ही कहता हुआ कि हमारे लिए योग, आयुर्वेद और स्वदेशी का काम, इसको हमने ऋषि कर्म मान करके और इस देश को, इस देश के लोगों को, इस देश की आवाम को बचाने का,
उनको ऊपर उठाने का और इस देश की आर्थिक समृद्धि का मूल मंत्र मान करके उसको लोगों तक पहुंचाया। और ये कभी नहीं कहा कि स्वदेशी कोई उत्पाद। अब ये बात मैं तो कहता हूं, हमारा इससे लेना देना क्या है भाई? मैं तो कहता हूं पूरी प्रामाणिकता के साथ, सरकार यदि इस बात के लिए राजी है कि वो पतंजलि योग पीठ को, पतंजलि विश्वविद्यालय को और योग आयुर्वेद के इस तमाम काम को वो खुद करने के लिए तैयार है, तो हम आज ही पतंजलि योग पीठ उनको सौंपने के लिए तैयार हैं। जो देश के करोड़ों लोगों ने अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई से जो दान किया, उससे पतंजलि योग पीठ बना है और उसका मकसद है लोगों की भलाई करना। मैं सरकार के साथ अपनी तुलना नहीं करना चाहता, लेकिन ज्ञात इतिहास में जितना बड़ा काम योग आयुर्वेद और स्वदेशी का और भारतीय संस्कृति के विश्व पटल पर प्रतिष्ठापित करने का जो काम पतंजलि योग पीठ के माध्यम से हुआ है, उसके लिए करोड़ों लोगों का सम्मान पतंजलि योग पीठ के साथ में। मैं तो हर बार इस बात को कहता हूं। मैं तो एक अनपढ़ मां बाप के घर में, एक किसान परिवार में, एक साधारण से अनजान से परिवार में, गुमनाम से परिवार में पैदा हुआ। बस एक मन में संकल्प था। जब मैं महापुरुषों के चित्र देखता था, तब मेरे मन में एक विचार उठता था कि इन महापुरुषों के भी दो ही हाथ हैं, इन्हीं के दो पैर हैं, मेरे जैसे इनका शरीर लगता है। जब ये महापुरुष हो सकते हैं, तो मैं महापुरुषों के रास्ते पर चलने के लिए पूरे जीवन भर जरूर कोशिश करूंगा। मैं जिस घर में पैदा हुआ था, उसमें लाइट नहीं थी। हम लोग लैंप जला करके पढ़ा करते थे और कागज के जो पेपर होता है उससे उसको साफ किया करते थे लैंप को। परीक्षा के दिनों में गांव के 20-25 बच्चे इकट्ठे हो जाया करते थे और जो गांव के पड़ोस से एक लाइन जाती थी लाइट की आगे खेतों के लिए, क्योंकि घरों में लाइट मुश्किल से कोई 2-4-10 घरों में होगी। उस लाइट के नंगे तारों के ऊपर वो बिजली वाली, क्या बोलते हैं उसको, कटिया, वो कटिया जो भी बोलते हैं, वो डाल करके और वहां 10-20 बच्चे इकट्ठे होकर के पढ़ा करते थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि देश और दुनिया के करोड़ों लोग मुझसे प्यार करेंगे। आज मैं यदि उन गांव की धूल भरी गलियों से लेकर के हर रामलीला मैदान तक पहुंचा हूं, तो करोड़ों लोगों के प्यार और निस्वार्थ सेवा की वजह से पहुंचा हूं। और जो कुछ मुझे सामर्थ्य मिला, मैंने कभी उसको अपना नहीं माना। मुझे करोड़ों लोगों ने विश्वास करके सहयोग किया, दान दिया, और उस दान का 100% प्रामाणिकता के साथ में हमने उपयोग किया है। 100% प्रामाणिकता के साथ उपयोग किया है। और इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि जो काम पतंजलि योग पीठ ने किया, वो काम तो सरकारों को करना चाहिए था, साहूकारों को करना चाहिए था। हमने अपने लिए क्या किया? मुझे अपने बारे में जब ये बार बार सफाई देनी पड़ती है, बहुत अफसोस होता है कि भाई मेरे नाम 1 इंच जमीन हो, 1 रुपए का मैंने बैंक में जमा करने की तो बात दूर छोड़ो, 1 रुपए का भी मैंने कोई दुरुपयोग किया हो। 15 सालों से मात्र फलाहार में भी, फलाहार में एक कटोरी सब्जी या 1 कटोरी कोई दूध या दही लेकर के इतने से बसर करता हूं, जमीन पर सोता हूं, ये वस्त्र लोक लज्जा के लिए पहनता हूं, मुझे तो लंगोटी में ही आनंद है। और इसके बावजूद भी मुझे बार बार ये कहा जाए, बाबा के पास तो धन है, बाबा के पास तो दौलत है। यदि मुझ पर विश्वास करके इस देश के लोगों ने मुझे दान दिया, तो उस दान के द्वारा 1-2 नहीं, हमने लाखों नहीं, करोड़ों लोगों का कल्याण किया है और आगे भी करते रहेंगे। मुझे कोई इससे कोई गम नहीं, इस रूप में अफसोस नहीं है। बार बार एक ही मन से बार बार कहना पड़े, तो आयुर्वेद का प्रश्न है। आयुर्वेद दुनिया की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है।
हमें गर्व है कि महर्षि चरक शिष्य धन्वंतरी और उसके उसी परंपरा में बाद में पतंजलि आए और दुनिया को सबसे पहली मेडिकल साइंस किसी ने दी तो भारत है। दुनिया को सबसे पहली भाषा किसी ने दी तो भारत है। दुनिया को सबसे पहली संस्कृति और सभ्यता किसी ने दी तो भारत है। और उसी भारतीय संस्कृति, सभ्यता और परंपरा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मीडिया के भाइयों को एक भाई ने करीब 10 प्रश्न किए। मैं उस भाई के प्रश्नों का जवाब इसलिए नहीं देना चाहता कि उसमें 99% प्रश्न इसलिए हैं कि बात फिर काले धन की ना हो, बात फिर भ्रष्टाचार की ना हो, बात व्यवस्था परिवर्तन की ना हो, बात ऐसी हो जाए जिसका कोई ना बिगैर प्रयोजन की, बिना मतलब की, बस तू मैं में बात उलझ जाए। या हम तू मैं करने के लिए नहीं बैठे हैं। यहां पर जो लोग बैठे हैं, आप रात भर यहां मीडिया के लोग रहते हैं, यहां कोई सिर के ऊपर पंखा नहीं है। दोपहर की भयंकर गर्मी से लेकर के और रात तक आप यहां देखते हैं, यहां कोई भाई जो है किसी सुख सुविधा के लिए नहीं आया है, अपितु तो अपनी सारी सुख सुविधा, अपना घर परिवार, अपना गांव और अपना प्रदेश छोड़ करके यहां यदि दिल्ली की राम किला मैदान से पूरा हिंदुस्तान बैठा है तो एक प्रामाणिकता के साथ बैठा है। और इन सब की भावनाओं का सम्मान हम सबको करना चाहिए, ये अपेक्षा करता हूं। और जिस मकसद के लिए आए हैं वो मकसद कोई अपने लिए कुछ मांगने के लिए नहीं, अपितु इस देश के लिए न्याय मांगने के लिए और देश के 121 करोड़ लोगों का हक उनको दिलाने के लिए आए हैं। इसी के साथ अपनी बात को पूरा करता हूं। बोले भारत माता की वंदे इंकलाब हिंदुस्तान। और आज हमने आपसे वादा किया था कि शाम के वक्त जन्माष्टमी का कार्यक्रम होगा। हमारे पूज्य चिन्मयानंद बापूजी भी हमारे बीच में आए हैं, वो और उनके साथ कुछ लोग मिलकर के आज जन्माष्टमी मनाएंगे। और हमारे बापूजी आपको कृष्ण की लीलाओं से लेकर के कृष्ण भक्ति के गीतों में सरोबार करेंगे। पूज्य बापू का भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन, सबको बहुत बहुत प्रणाम। बोलिए बाल कृष्ण लाल की।